हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल साहित्य स्टडी में। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी रिसेंट यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो आगे यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10 क्वेश्चंस आए थे। उन 10 क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे भी ये क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रोज सेक्शन से पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन जो है वो पोइट्री सेक्शन से आएंगे। तो उसमें स्टैंजा के 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनको सोल्व करना है और ये 10 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत बड़ा मैटर रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस है इन 10 क्वेश्चंस की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको समझ नहीं आता कि इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है, तो वो सिर्फ गैस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इनको कैसे समझना है। और ये एक बड़ा मुश्किल सा काम है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि लिटरेचर में बहुत सारी पोइट्री हैं, बहुत सारे जो पैसेजेस हैं या बहुत सारी नॉवेल्स हैं, वहाँ से कोई भी पैसेजेस वो आपको दे सकते हैं और पोएम से कोई भी स्टैंजा या पोएम जो है वो आपको दे देंगे, उसमें से हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। तो अब हम दिक्कत ये है कि कौन कौन सी पोएम्स जो हैं हमें पढ़नी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, किस तरह से ज़्यादा आप उन क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। पहले हम समझेंगे जो पिछले क्वेश्चन आए थे। अभी पहले मैं मॉर्निंग शिफ्ट को डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं इवनिंग शिफ्ट के जो पैसेज और स्टैंजा जो आया हुआ था उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम आया था उसमें पोएम दी गई थी मिस्टर ब्लेनी। ये जो पोएम है ये लिखी है फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन एक बहुत ही फेमस मॉडर्न पोइट हैं, उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो इस पोएम से हमने 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि मिस्टर ब्लेनी जो पोएम है वो बेस्ड है मॉडर्निज्म पे। इसमें दिखाया गया है कि जो मॉडर्न लाइफ है वो पूरी तरह से टेस्टलेस हो चुकी है, बोरिंग और डल हो गई है। ये सब हमें पता चलता है मिस्टर ब्लेनी के कैरेक्टर से और उसकी आदतों से। और इस पोएम मिस्टर ब्लेनी की जो थीम है वो बेस्ड है आर्ट पे, लोनलीनेस पे, आइसोलेशन पे, और इसमें डलनेस को भी दिखाया गया है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस को मेंशन किया गया है, और इसके अलावा एम्बिशनलेस लाइफ यानी कि एमलेस लाइफ और होपलेस लाइफ को दिखाया गया है। तो हम फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। दिस वाज मिस्टर ब्लेनीज रूम। ये जिस रूम के बारे में वो बात कर रहे हैं वो रूम किसका है? मिस्टर ब्लेनी का। इस पोएम में जो स्पीकर है वो ओनर से बात कर रहा है, एक लैंडलेडी है उससे वो बात कर रहा है और वो इसको बता रही है कि ये मिस्टर ब्लेनी का रूम है। ही स्टेड द होल टाइम ही वाज एट द बॉडीज। यहाँ पे बॉडीज से मतलब है कि वो मिस्टर ब्लेनी जो है वो कार मैन्युफैक्चरिंग एक प्लांट में काम करता था और उसके इस प्लांट का नाम था द बॉडीज। वो हमेशा इस प्लांट में काम करता रहता था टिल दे मूव्ड हिम, जब तक वो उसको मूव नहीं कर देते। देखो, यहां से क्वेश्चन बना था, ये पूछा गया था कि यहाँ पे दे का क्या मतलब है। तो वो वर्कर्स की यहाँ पे बात कर रहा है कि जब तक उसको वो ट्रांसफर नहीं कर देते कहीं पे, तब तक वो यहीं पे सारा दिन काम करता रहता था। फ्लावर्ड कर्टेन्स थिन एंड फ्रेड फॉल टू विद इन 5 इंचेस ऑफ द सिल। यहाँ पे उसके रूम के अंदर जो फ्लावर्ड कर्टेन्स लगे हैं, फूल वाले कुछ कर्टेन्स लगे हुए हैं, थिन पतले हैं, फ्रेड गंदे हो चुके हैं, फॉल टू विद इन 5 इंचेस ऑफ द सिल। जो उसकी विंडो है उसमें वो पर्दे पूरे फिट नहीं है, बल्कि 5 इंचेस स्मॉल है वो पर्दे। तो इस स्टैंजा से जो क्वेश्चन आया था वो दिखा देता हूं मैं आपको। फर्स्ट लाइन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द थर्ड लाइन दे रेफर टू। दे यहाँ पे थर्ड लाइन में दे का मतलब क्या है? किसकी बात हो रही है? वर्कर्स की, ओनर की, मास्टर की या मैन्युफैक्चरर्स की? यहाँ पे वर्कर्स की बात हो रही है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर मिस्टर ब्लेनी वॉज। स्पीकर के अकॉर्डिंग ब्लेनी जो है वो क्या था? एक ह्यूमरस पर्सन था, सोशल एंड फन लविंग पर्सन था, ए हार्ड वर्किंग पर्सन था, या ए सैड एंड डल पर्सन था? तो अगले स्टैंजा को हम पढ़ते हैं। Whose windows show a strip of building land। उसकी विंडो से थोड़ी सी एक बिल्डिंग जो है उसकी लैंड दिखाई देती थी। टस्को लेटर्ड, जहां पे थोड़ी सी घास भी उगी थी। मिस्टर ब्लेनी टुक माई बिट ऑफ गार्डन प्रॉपरली इन हैंड। तो यहाँ पे वो लैंडलेडी बता रही है कि उसका जो गार्डन है उसकी देखभाल भी मिस्टर ब्लेनी करता था। और अब उसके रूम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है आगे।
जो उसमें एक बेड है, एक सिंपल सी उसमें चेयर पड़ी है, 60 वोल्ट का बल्ब भी लगा हुआ है। नो हुक बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे कोई भी हुक नहीं है। तो हुक का मतलब यहाँ पे दरवाजा खोलने के लिए जो हुक होता है वो भी हो सकता है, या फिर क्लोथ्स वगैरह हैंग करने के लिए उस हुक का भी यूज यहाँ पे हो सकता है। तो वहां पे कोई भी हुक लगा नहीं हुआ है। नो रूम फॉर बुक्स और बैग्स, किताबें रखने के लिए या बैग रखने के लिए भी वहां पे उस रूम में कोई जगह नहीं है। आई विल टेक इट, तो स्पीकर फिर भी बोलता है कि मैं इसको किराए पर ले लूंगा। सो इट हैपन्स दैट आई लाई वेयर मिस्टर ब्लिनी ले, और फिर क्या होता है, इट हैपन्स दैट आई लाई, वो वहां पे लेट जाता है, वेयर मिस्टर ब्लिनी ले, जहां पे मिस्टर ब्लिनी जो है वो लेटता था, एंड स्टब माई फैक्स, और वो सिगरेट जला लेता है, मतलब वो स्मोकिंग करता है ऑन द सेम सोसर, उसी सेम सोसर में वो अपनी जो सिगरेट का जो एस है उसको डालता है। सोविनियर एंड ट्राई, उसने कोई किसी तरह की एस्ट्रे को यूज नहीं किया। सेम सिमिलरिटीज दिखाई गई है स्पीकर की जो हैबिट्स है उसमें और मिस्टर ब्लिनी की जो हैबिट्स है उसमें। तो अगर हम उसके कमरे की डिस्क्रिप्शन से देखें, उसकी हैबिट से देखें, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो किस तरह का पर्सन था। देखो, उसके कमरे में एक बेड था, अपराइट सीधी सी चेयर थी, 60 वोल्ट का बल्ब था, कोई भी हुक नहीं लगा हुआ था, बुक्स वगैरह रखने की जगह नहीं थी, बैग्स रखने की जगह नहीं थी। तो मतलब उसका कमरा जो है वो बिल्कुल बिखरा हुआ था, वो साफ सफाई पे ध्यान नहीं देता था। एज इट इज जैसी चीजें उसको मिल रही थी एज इट इज वो उनको एक्सेप्ट कर रहा था। तो फिर से हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पीकर मिस्टर ब्लिनी वॉज, क्या था, क्या वो ह्यूमरस पर्सन था? नहीं, उसके ह्यूमरस जैसी कोई बात नहीं की गई है। सोशल एंड फन लविंग पर्सन था। सोशल और फन लविंग भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो सारा दिन द बॉडीज यानी कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी उसमें वो कार मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट था उसमें वो काम करता रहता था। एक हार्ड वर्किंग पर्सन था। यहाँ पे उसका जो रूम है उसी के अंदर की बातचीत हो रही है, तो वो हार्ड वर्क नहीं करता था क्योंकि उसके कमरे का सामान जो है वो बिखरा पड़ा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक सैड एंड डल पर्सन था। तो इसका डी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर ब्लिनी वॉज ऑफ द हाउस, मिस्टर ब्लिनी जो है वो हाउस का क्या था, मतलब क्या उसका हाउस ये खुद का था या वो किराए पे रहता था या मास्टर था या पोजेसर था? तो स्टार्टिंग की लाइन से ही पता चल रहा है कि वो एक टेनेंट था, यहाँ पे वो किराए पर रहता था, क्योंकि अब जो स्पीकर है यानी कि जो फिलिप लार्किन बोल रहा है वो इस कमरे को किराए पे लेने के लिए आया था। तो प्रीवियस जो इसका टेनेंट था वो मिस्टर ब्लिनी था। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम मिस्टर ब्लिनी डील्स विद द पोर्ट्रेल ऑफ हिज। ये जो पोएम है मिस्टर ब्लिनी डील्स विद पोर्ट्रेल ऑफ हिज, यानी कि जो मिस्टर ब्लिनी जो है उसका कैरेक्टर कैसे दिखाया गया है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे दी गई है, ये बताना है। क्या वो रिच पर्सन था? नहीं, वो रिच तो नहीं था। उसके कमरे से लग रहा था कि वो रिच नहीं था। एक सिंपल सी चेयर उसके रूम में थी, कर्टेन जो लगे हुए थे वो गंदे थे, छोटे थे। क्या वो एक्स्ट्रावेगेंस था? क्या वो ज्यादा खर्चीला था? खर्चीला भी नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या वो एक लग्जरी की लाइफ जी रहा था? जी नहीं, वो लग्जरियस लाइफ भी नहीं जी रहा था, तो ये भी एक गलत हो जाएगा। ऑर्डिनरीनेस की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, क्या वो एक सीधी सादी लाइफ स्पेंड कर रहा था? जी हाँ, ये ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी। देखो, ये क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे इजी तरीका है एलिमिनेशन मेथड से। तो इसमें अगर फोर्थ क्वेश्चन में हम देखें तो उसकी रिचनेस की बात नहीं की गई है, उसके ज्यादा वो खर्च कर रहा है इसके बारे में बात नहीं की गई है, वो एक लग्जरी लाइफ जी रहा था उसमें ऐसी भी बात नहीं की गई है। तो ऑर्डिनरीनेस जो है यही एक बचा, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम मिस्टर ब्लिनी इज रिटन इन द फॉर्म। कौन सी फॉर्म में इसको लिखा गया है? स्टेरिकल फॉर्म है, लिरिकल फॉर्म है, ड्रामेटिक है या फिलोसॉफिकल है? तो फिर से हम इसके स्टैंजा पे चलते हैं। फोर्थ स्टैंजा में है Suffering my ears with cotton wool to drown the jabbering set the act her own to buy। यहाँ पे वो स्टफ कर लेता है अपने ईयर्स में कॉटन की जो वूल है यानी कि रुई को अपने कानों में ठूंस लेता है। टू डाउन द जैबरिंग सेट द एक्ट, यहाँ पे जैबरिंग का मतलब है रेडियो की जो साउंड है वो उसको पसंद नहीं है, और उसने ही यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? मिस्टर ब्लिनी के लिए। मिस्टर ब्लिनी ने एक्ट किया था, उसको मजबूर किया था या उससे रिक्वेस्ट की थी टू बाय, इस रेडियो को खरीदने के लिए। आई नो हिज हैबिट व्हाट टाइम ही केम डाउन, मुझे उसकी आदतों के बारे में पता है वो कब आता था। हिज प्रेफरेंस फॉर सॉस टू ग्रेवी, और उसकी प्रेफरेंस रहती थी मतलब वो पसंद करता था सॉस को और
ना कि ग्रेवी को। ग्रेवी की बजाय वो सॉस को पसंद करता था। ही केप्ट ऑन प्लगिंग एट द 4 अवेज, और उसको 4 अवे लाइकवाइज देयर ईयरली फ्रेम द फ्रंटन फ्रो, इस जगह पे वो अपना मोस्टली टाइम, छुट्टियों का जो टाइम है वो स्पेंड करता था। हु पुट हिम अप फॉर द समर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज को वो फ्रिंगटन फोक नाम की जगह पे स्पेंड करता था। एंड क्रिसमस एट हिज सिस्टर हाउस इन स्टोक, और स्टोक में वो अपनी सिस्टर के पास क्रिसमस का टाइम जो है वो वहां पे स्पेंड करता था। बट इफ ही स्टूड एंड वॉच द फ्रिज्ड विंड, अब वो स्पीकर बोलता है क्या वो यहाँ पे कभी खड़ा हुआ है एंड वो उसने देखा है फ्रिज्ड विंड को, इन ठंडी हवाओं को, टसलिंग द क्लाउड्स, लहराते हुए बादलों को, ले ऑन द फस्टी बेड, सिर्फ वो लेटा रहा इस गंदे से बेड पे, टेलिंग हिम दैट दिस वाज होम, और वो अब खुद को बताता था कि यही उसका घर है, एंड ग्रीन, और सिर्फ मुस्कुराता था, एंड सीवर्ड, और वो कांपता था, विदाउट शेकिंग ऑफ द ड्रेड, बिना किसी खौफ की। राइट, तो यहाँ पे देखो मिस्टर ब्लिनी की ही डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर हम फॉर्म की बात करें, देखो इसमें फॉर्म पूछी गई है, मिस्टर ब्लिनी जो है वो कौन सी फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ पे हिस्टोरिकल फॉर्म नहीं है, ना ही लिरिकल फॉर्म है। अगर हम बात करें ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ पोइट्री, यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग की, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? इट इज ए पोएम इन द फॉर्म ऑफ स्पीच और नैरेटिव बाय एन इमेजिन्ड पर्सन इन विच द स्पीकर reveals aspects of their characters while describing a particular situation or series of events। तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर सीरीज ऑफ इवेंट्स की बात की गई है मिस्टर ब्लिनी के। मिस्टर ब्लिनी एज ए टीनेंट जब इस रूम में रहता था तो क्या क्या उसकी आदतें थी, वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन इस पोएम में दी गई है। तो ये एक ड्रामेटिक फॉर्म है पोइट्री की, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोज सेक्शन में जो पैसेज आया था, वो पैसेज जो है वो डिराइव किया गया था रोला बार्थ के टॉयल से, जिसको लिया गया है माइथोलॉजी से। राइट, तो इसमें एक पैसेज दिया गया है, यहां से भी 5 क्वेश्चंस आए हैं, ये भी हमने इसी पैसेज से निकालने हैं, इनके क्या आंसर हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव पैसेज विच इज द क्लोजेस्ट टू बीइंग ट्रू। नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ के क्या पता लगता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो पैसेज को देखते हैं। हाउएवर फेस्ड विद दिस वर्ल्ड ऑफ फेथफुल एंड कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट की बात की गई है, इसको अंडरलाइन करो। द चाइल्ड कैन ओनली आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज ओनर, एज यूजर, नेवर ए क्रिएटर। बच्चा जो है वो आइडेंटिफाई करता है खुद को एज ए ओनर, वो कभी भी खुद को एक क्रिएटर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करता। ही डज नॉट इन्वेंट द वर्ल्ड, और ना ही वो इन्वेंट करता है इस वर्ल्ड को, सिर्फ वो यूज करता है। प्रिपेयर्ड फॉर हिम, जो उसके लिए बना है। एक्शंस विदाउट एडवेंचर, विदाउट वंडर, विदाउट जॉय। ही इज टर्न्ड इनटू ए लिटिल स्टे एट होम हाउस होल्डर हु डज नॉट इवन हैव एन इवेंट एंड मेनस्प्रिंग ऑफ एडल्ट कैजुअलिटी। एडल्ट कैजुअलिटी, दे आर सप्लाइड टू हिम रेडीमेड, जो उसके लिए बना बनाया उसको मिला है ये वर्ल्ड, यानी कि स्ट्रक्चर्ड जो है वो एज इट इज उसको मिला है, उसने कुछ भी बनाया नहीं है। ही हैज ओनली टू हेल्प हिमसेल्फ, सिर्फ खुद की हेल्प करता है। ही इज नेवर अलाउड टू डिस्कवर एनीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश। द मेरेस्ट सेट ऑफ ब्लॉक्स प्रोवाइडेड इज इट इज नॉट टू रिफाइन implies a very different learning of the world. Then the child does not in any way create meaningful aspect, यहाँ पे वो मीनिंगफुल एस्पेक्ट को क्रिएट नहीं करता है। इट मैटर्स, ये रखता है लिटिल टू हिम, उसके लिए मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, उसने क्रिएट नहीं किया है बल्कि उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। वेदर दे हैव एन एडल्ट नेम, द एक्शन ही परफॉर्म आर नॉट दोज ऑफ ए यूजर बट दोज ऑफ ए डेमर्स। He creates form which work, which role, he creates life, not property. Object now act by themselves. They are no longer inert and complicated material in the palm of his hand. चलिए अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। Children actively learn while playing. क्या अब बच्चों के खेलने की यहाँ पे कोई बात की गई है? यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। Children are object for the toy makers. क्या बच्चे जो हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट है जो टॉय मेकर्स है उनके लिए? नहीं, ये अपोजिट दिया गया है। जो टॉयज हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों के लिए, तो ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। टॉयज अफेक्ट द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन। क्या टॉयज जो हैं वो अफेक्ट करते हैं बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज को? कॉग्निटिव एबिलिटीज से यहाँ पे क्या मतलब है?
कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो ब्रेन बेस्ड एक स्किल होता है विच आर नीडेड इन एक्वाइजिशन ऑफ नॉलेज, जैसे नॉलेज को एक्वायर करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन को और रीजनिंग को, इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो यहाँ पे बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में बात की गई है। तो फर्स्ट लाइन में देखो, कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट द चाइल्ड कैन ओनली आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज ओनर एज यूजर। तो इन कॉम्प्लिकेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी हेल्प से बच्चा जो है खुद को आइडेंटिफाई करता है एज ए ओनर, एज ए यूजर, नेवर एज ए क्रिएटर। तो बच्चा जो है वो टॉयज की हेल्प से, यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है उनकी हेल्प से वो इस वर्ल्ड के बारे में चीजों को लर्न करता है, यानी कि टॉयज जो है वो अफेक्ट करते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज को बच्चों की। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। फोर्थ भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि चिल्ड्रन रिक्रिएट मीनिंग फ्रॉम द टॉयज, यहाँ पे उसे मीनिंग निकालने की कोई बात नहीं हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड डेमर्स कैन नोट्स। यहाँ पे डेमर्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखो इस लाइन में थर्ड लास्ट लाइन में डेमर्स, इस लाइन को पढ़ते हैं। द चाइल्ड डज नॉट इन एनी वे क्रिएट मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट, it matter little to him whether they have an adult name. The actions he performs are not those of a user but those of a demers. यहाँ पे देखो the actions he perform, जो action वो perform करता है are not those of a user, वो एक user के नहीं है but those of a demers. Demers यहाँ पे user का opposite, यानी कि यहाँ पे किसी creator की बात हो रही है। वैसे डेमर्स का मतलब होता है जो क्रिएटर है, इस यूनिवर्स का जो क्रिएटर है, यानी कि कुछ क्रिएशन की बात हो रही है, कुछ क्रिएट करने की यहाँ पे बात हो रही है। आगे अगली लाइन में दिया गया है ही क्रिएट्स, ये देखो इसमें दिया हुआ है ही क्रिएट्स फॉर्म विच वर्क विच रोल ही क्रिएट्स लाइफ। तो यहाँ पे कुछ क्रिएट करने की बात हो रही है। डेमर्स का मतलब जो है वो क्रिएशन से रिलेटेड है। तो कॉग्निटिव इनएक्टिवनेस ऑफ द चिल्ड्रन, इसकी बात नहीं है। सेंसेशनल रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात नहीं है। देखो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है क्रिएटिव एबिलिटीज, कुछ क्रिएट करने की बात हो रही थी, क्रिएटिव एबिलिटीज की यहाँ पे बात है। तो डेमर्स का मतलब है क्रिएटिव एबिलिटीज, इसका भी ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है द अडल्ट कैजुअलिटी इज अबाउट। अडल्ट जो कैजुअलिटी है वो किस चीज के बारे में है? एडल्ट कैजुअलिटी जो है ये दिया हुआ है फिफ्थ लाइन में, मेनस्प्रिंग ऑफ एडल्ट कैजुअलिटीज। तो इस लाइन को हम पढ़ते हैं। विदाउट वंडर विदाउट जॉय ही इज टर्न्ड इनटू द लिटिल स्टे एट होम हाउस होल्डर हु डज नॉट इवन हैव टू इन्वेंट द मेनस्प्रिंग ऑफ एडल्ट कैजुअलिटी। एडल्ट कैजुअलिटी के बारे में आगे दिया गया है दे आर सप्लाइड टू हिम रेडीमेड। ये क्या उसको रेडीमेड जो चीजें हैं वो सप्लाई की जा रही है, यानी कि पहले से बनी बनाई। यहाँ पे रेडीमेड किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड की बात हो रही है। और वो वर्ल्ड जो है उसके लिए रेडीमेड था, पहले से बना बनाया था। उसने खुद जो है ही हैज ओनली टू हेल्प हिमसेल्फ, उसने खुद की सिर्फ हेल्प की है चीजों को सीखने के लिए। उसने वर्ल्ड को क्रिएट नहीं किया है, उसको ये स्ट्रक्चर जो है वो पहले से बनाया बनाया मिला है, रेडीमेड मिला है। तो ऑप्शन में देखते हैं सेंसुअल एंड सेक्सुअल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एलिमिनेशन मेथड से ही करने हैं। अब देखो यहाँ पे सेंसुअल और सेक्सुअल नॉलेज की कोई बात पैराग्राफ में नहीं की गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन पहले ही हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। कॉग्निटिव एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, रेडीमेड आगे ऑप्शन में देखो आया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात की गई है। तो इसको एक बार हम रख लेते हैं। निहिलिस्टिक रिक्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। निहिलिस्टिक का मतलब क्या होता है? निहिलिस्टिक मीन्स टू रिजेक्टिंग ऑल द रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल, यानी कि जो रिलीजन है या जो मोरल प्रिंसिपल है उनको रिजेक्ट करना, ये होता है निहिलिज्म। तो यहाँ पे मोरल प्रिंसिपल की भी कोई बात नहीं की गई है और ना ही कोई भी रिलीजियस चीजों की बात की गई है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, यहां भी देखो स्ट्रक्चर आया है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो ऑप्शन हमारे बी और डी ये दोनों ही बचते हैं। अब दोबारा से हम एक बार फिर पढ़ते हैं अडल्ट कैजुअलिटी के बारे में। दे आर सप्लाइड टू हिम रेडीमेड, पहले देखो वर्ल्ड की यहाँ पे बात हो रही है। ही डज नॉट इन्वेंट द वर्ल्ड, ही यूजेज इट, उसने वर्ल्ड को इन्वेंट नहीं किया है बल्कि उसको बस वो यूज कर रहा है। तो लिंग्विस्टिक की बात इसमें नहीं है, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा
करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेक्स द चाइल्ड। जो ये वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट हैं वो एक बच्चे को बनाते हैं, क्या बनाते हैं? वो इमेजिनेटिव बनाते हैं या इन्वेंटर बनाते हैं, एक्टेंट बनाते हैं या क्रिएटर बनाते हैं। तो फिर से हम पैसेज में चलते हैं। ऑब्जेक्ट की बात स्टार्टिंग में दी गई थी, कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट। द चाइल्ड कैन ओनली आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज ओनर। वो सिर्फ खुद को ओनर आइडेंटिफाई करता है, एक एज ए यूजर आइडेंटिफाई करता है, ना कि एक क्रिएटर। तो यहाँ पे देखो पेयर की बात की गई है। अगर मैं बात करूं इन्वेंटर की, तो इन्वेंटर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा और क्रिएटर भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने नेवर एज ए क्रिएटर तो साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचते हैं हमारे इमेजिनेटिव और एक्टेंट। एक्टेंट का मतलब क्या होता है? एक्टेंट डिस्क्राइब एज ए बाइनरी ऑपोजिशन पेयर, जैसे कि सच एज हीरो और विलेन। ऐसे जब पेयर दिए हुए होते हैं तो उसको हम एक्टेंट बोलते हैं। तो पैसेज में देखो ओनर एज ए यूजर, नेवर एज ए क्रिएटर, तो ये बाइनरी अपोजिशन जो है इसको हम एक्टेंट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो एक्टेंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इमेजिनेटिव भी इसका एलिमिनेट हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इंटरप्रिटेशन। कौन सी जो है वो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है पैसेज के अकॉर्डिंग? द चाइल्ड क्लेम दैट द ऑब्जेक्ट एज हिज प्रॉपर्टी। क्या बच्चे क्लेम करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट उनकी प्रॉपर्टी है? तो सेकंड लाइन में पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज ए ओनर एज ए यूजर, नेवर एज ए क्रिएटर। वो इनके क्रिएटर नहीं है। ही डज नॉट इन्वेंट द वर्ल्ड, ना ही उन्होंने वर्ल्ड को इन्वेंट किया है। ही यूजेस इट, वो सिर्फ इसको यूज करते हैं। तो वो क्लेम नहीं करते कि इनकी प्रॉपर्टी है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट दैट द चाइल्ड होल्ड द ऑब्स्क्योर एंड यूजलेस, यूजलेस जो कि कोई बात नहीं हुई है तो इसको हम पहले से ही एलिमिनेट कर देते हैं। द चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिजाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट के डिजाइन की बात हो रही है? नहीं हो रही, तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे। देन ऑप्शन डी है, इन टचिंग द ऑब्जेक्ट द चाइल्ड क्रिएट्स डायनेमिक फॉर्म ऑफ लाइफ। इन टचिंग द ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्रिएट्स डायनेमिक फॉर्म। बच्चे जो हैं वो डायनेमिक फॉर्म को क्रिएट करते हैं। एज इट इज दी हुई है लाइन में, देखिए सेकंड लास्ट लाइन में, ही क्रिएट्स फॉर्म विच वॉक विच रोल, ही क्रिएट्स लाइफ। तो बच्चा जो है वो लाइफ को क्रिएट करता है, लाइफ की फॉर्म को क्रिएट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने सोल्व कर रहे हैं पोइट्री के जो स्टैंजास के क्वेश्चंस दिए होते हैं या प्रोज सेक्शन में जो पैसेज के क्वेश्चंस दिए होते हैं। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से हम समझ के इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। अगली वीडियो में मैं जो इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसके पैसेज और स्टैंजा के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और जितने भी स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के एग्जाम की, यानी कि जो अगला एग्जाम जो देने वाले हैं, उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ऐसे ही 2-4 पैसेजेस की आप प्रैक्टिस कीजिए, स्टैंजा की प्रैक्टिस कीजिए। ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।